देखो, नोड्स की डेफिनेशन पे अगर हम लोग जाएं तो नोड न्यूक्लियस के चारों ओर का वो एरिया है, वो सरफेस है जहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। जिस तरीके से ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर का वो एरिया या वो सरफेस जहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ऐसे अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की चारों ओर के एरियाज की अगर हम बात करें, सरफेस की हम बात करें इस तरीके से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर मैक्सिमम है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक ऑर्बिटल। और जब हम लोग बात करते हैं नोड्स की, तो नोड्स में जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा बदल जाती है। न्यूक्लियस के चारों ओर का वो सरफेस, वो एरिया जहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, वो एरिया कहलाता है नोड। इसको और अच्छे ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह ट्रेवल करता है। डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट में ये बात निकल के आई थी कि इलेक्ट्रॉन केवल एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक वेव भी है। जब एक वेव ट्रेवल करती है तो ये इस वेव का मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। अगर हम मान लें कि ये क्या है, न्यूक्लियस यानी कि ओरिजिन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। लेकिन फिर एक एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं इस यहाँ से एक सीधी लाइन डाल दूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है कि ये जो जीरो वाले पॉइंट है ये लगातार आपके क्या है, रिपीट होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल न्यूक्लियस पर ही अपनी एग्जिस्टेंस शो नहीं करता, ऐसा नहीं है। कई ऐसे सरफेस, कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी या होने की जो संभावना है वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ नहीं है, लेकिन हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि हाँ, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो जीरो निकल के आ रही है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर। प्रोबेबिलिटी ग्राफ में ये जो वेव है ये इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है ये जीरो वाले पॉइंट है। अब जब हम नोट्स की बात करते हैं, नोट्स को और अच्छे से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो नोट्स दो तरीके के होते हैं। एक है आपका रेडियल नोड और दूसरा है आपका एंगुलर नोड। अब ये रेडियल और एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया हो कि नोड्स हैं क्या, न्यूक्लियस के चारों ओर के वो एरियाज या वो सरफेस जहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावनाएं है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ अगर मैं रेडियल नोड की बात करता हूँ तो रेडियल नोड में क्या होता है, ये उस स्फेरिकल सरफेस को दिखाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। डेफिनेशन वही रहेगी, बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ऑर्बिटल्स के शेप पे जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल इन शेप है। लेकिन जब मैं पी ऑर्बिटल की बात करता हूँ उसका शेप कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और डी ऑर्बिटल में भी हमें जो है कुछ इस तरीके के शेप देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग नोट्स निकालते हैं तो हमें इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना होता है कि जो सरफेस या जो एरिया की हम बात कर रहे हैं वो स्फेरिकल है या फिर वो कोई प्लेन है। इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक स्फेयर है, ये हमारा न्यूक्लियस, और ये वो एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ये वो एरिया, वो सरफेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। ये वाले एरिया की अगर मैं बात करूँ, ये आपका जो एरिया है यहाँ मैक्सिमम है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी
मैक्सिमम है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें, बीच में आपका क्या देखने को मिलेगा, एक वैकेंट स्पेस। और फिर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे तरीके से एक स्पेयर और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ और इस तरीके से इसको हम लोग देखें, तो ये फिर से वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, प्रोबेबिलिटी है आपकी मैक्सिमम, यानी कि ये ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं। तो ये आपका, ये जो शेल है ये फर्स्ट शेल है, ये दूसरी शेल है। और पहली और दूसरी शेल के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक स्पेस देखने को मिल रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिल रहा है। और यही स्पेस कहलाता है आपका नोड। क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस के साथ बना हुआ नोड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड। जो भी आपके एस ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल शेप होते हैं, इसलिए ये हमेशा क्या बनाते हैं, ये हमेशा बनाते हैं आपके रेडियल नोड। आपको एस सबशेल या एस ऑर्बिटल के साथ कभी भी एंगुलर नोड्स देखने को नहीं मिलेंगे। एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल है, इसलिए हमेशा क्या देखने को मिलेगा, हमें रेडियल नोड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड क्या है, ये वो प्लेनर सरफेस है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। अब यहाँ पे अगर हम एंगुलर नोड को समझने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पी ऑर्बिटल। हम पी ऑर्बिटल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजीली एंगुलर नोड्स को समझ सकते हैं। ये हमारा पी ऑर्बिटल है। अगर मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं, ये पी जेड ऑर्बिटल है, ये आपकी जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो इलेक्ट्रॉन है वो जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जेड एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो जो प्लेन रह गया जेड के अलावा, यानी कि एक्स और वाई प्लेन, इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे। ये जो प्लेन है, यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग भी क्या होगा, ऐसे मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल सरफेस हमें देखने को मिलेंगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। कहीं पर मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, है ना। जैसे सपोज इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन हो सकता है इससे ऊपर, इससे नीचे इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो जेड एक्सिस के अलोंग अगर नोड बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं रेडियल नोड। लेकिन जो ये प्लेन आपको देखने को मिल रहा है जेड एक्सिस के अलावा, हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक्स और वाई प्लेन। तो जो एक्स और वाई प्लेन के अलोंग हम बात करेंगे, तो ये हम बात करेंगे एंगुलर नोड की। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो उसके एक्स वाई प्लेन पर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एंगुलर नोड बनेगा। आई होप आप लोगों को रेडियल और एंगुलर नोड समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग नोट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, नोट्स निकालने का जो सबसे सिंपल तरीका है, आपको नंबर ऑफ नोड अगर फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करोगे। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स अगर आप फाइंड आउट करोगे, तो ये होते हैं n-1 के इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 2p ऑर्बिटल है, तो 2p ऑर्बिटल के लिए मेरे नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, तो 2 - 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही अगर मुझे 3D के लिए निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 3 माइनस, मेरे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि n-1 है तो 3 - 1 ये आ जाएगा 2। लेकिन ये तो बात हो गई टोटल नंबर ऑफ नोट्स की। अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपके क्या होते हैं, दो पार्ट्स में टूट जाते हैं, या हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रेडियल नोड और एक है आपका एंगुलर नोड। अगर आपको रेडियल नोड निकालना है,
तो रेडियल नोड निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो वो है आपका n-l-1। जो आपका n-1 था उसमें से अगर आप l को भी माइनस कर दो, l मतलब आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे यहाँ पे p के लिए एजीमुथल की वैल्यू 1, d के लिए 2, तो रेडियल नोड कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और एंगुलर नोड अगर आपको निकालने हैं, एंगुलर नोड की जो वैल्यू होती है वो l के इक्वल होती है। इसे कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ नोड्स की, मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ नोड्स को हम लोग किसकी हेल्प से निकाल लेते हैं, यहाँ पे n-1। अब ये आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेडियल और एंगुलर। एंगुलर नोड निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो एल की वैल्यू होगी उतने ही आपके क्या होंगे, एंगुलर नोड्स होंगे। तो n-1 टोटल नोड्स थे, उसमें से एंगुलर को माइनस कर दो, n-1 में से एंगुलर को माइनस कर दो, यानी कि एल को माइनस कर दो। एल आगे या पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n-1 माइनस एल। टोटल में से एंगुलर को माइनस कर दोगे तो आपका रेडियल निकल जाएगा। एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझ लेते हैं। सपोज हमें 3p ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने हैं। 3p ऑर्बिटल, इसके लिए मुझे क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर मैं निकालूंगा तो कितने आ जाएंगे, n-1, यानी कि 3-1 विच इज इक्वल टू 2। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास आए हैं इसमें से कितने रेडियल हैं और कितने एंगुलर हैं, इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या देख लेंगे, एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स किससे निकलते हैं, ये जो हमारे पास एल वैल्यू है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए s, p, d, f। इनके लिए जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, 1, 2 और 3। क्योंकि अभी हम p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे p ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू है वो कितनी है, 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो एंगुलर नोड्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 1। ऐसे ही अगर हम अब रेडियल नोड निकालें, टोटल नोड मेरे पास 2 थे, 2 में से अगर मैं 1 को माइनस कर लूंगा तो मेरे पास बचेगा 1। तो मेरे रेडियल नोड कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 1। जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है n-1 - l, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर मैं 3-1 - 1 करूंगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वापस से 1 निकल के आएगा। तो 3p ऑर्बिटल के लिए मैंने आप लोगों को ये करके बताया है। आप लोग 4p ऑर्बिटल के लिए इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ नोड्स, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।